पढ़ेंगे। आज जो थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। पियाजे का वकूफी नशोनुमा का नजरिया, यानी कि तमाम जो भी तब्दीलियां हैं उन तमाम तब्दीलियों को मिलाकर ही डेवलपमेंट या फिर नशोनुमा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उन डेवलपमेंट में जो सबसे अहम है यानी कि जहन से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये कॉग्निशन क्या है, इसके रिलेटेड ही पियाजे ने क्यों अपना नजरिया पेश किया। तो यहाँ पर देखिए, कॉग्निशन को हम उर्दू में कहेंगे वकूफ या फिर इदराक। ठीक है, कॉग्निशन को परसेप्शन भी कहा जाता है। तो दरअसल वकूफ या फिर इदराक या फिर कॉग्निशन के माने एक जहनी अमल है जिसके जरिए हम किसी भी चीज, कोई भी वाकया या फिर कोई भी हालात उसको समझते हैं, यानी कि जिसके जरिए उसकी तफहीम होती है, हम समझ सकते हैं, तो उसी को हम कहेंगे वकूफ या फिर इदराक। जैसे कि हमारे पास कुछ एक मसला आ गया है तो हम गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हल किया जाए, इस मसले को किस तरह से हल किया जाए। तो जो वो सलाहियतें हैं जिसकी बिना पर हम एक मतलब फैसले पर पहुंचते हैं, तो वो जो जहनी अमल है, मतलब ये तमाम चीजें कहाँ पर हो रही है, हमारे जहन में हो रही है, तो उसी जहनी अमल को हम कहेंगे वकूफ या फिर कॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो वो उस टाइम पर मतलब किस तरह से सोचता है, फिर उसके बाद में जब वो बचपन के स्टेज में आता है तो वो किस तरह से सोचता है, इसी तरह से मतलब वो जब बड़ा होता जाता है, टीनेज तक पहुंचता है, तो किस तरह से सोचता है, उसकी सोचने की सलाहियत, वो मतलब फैसला लेने की सलाहियत, वो किस तरह से गौर व फिक्र करता है उस स्टेज में, तो उसके बारे में डिटेल में एक थियोरी पेश की है पियाजे ने। तो ये जो थियोरी है इसमें सिर्फ बच्चों के रिलेटेड बताया गया है, यानी कि पैदाइश के बाद से लेकर जो उनफाने शबाब का पीरियड है, ठीक है, जो एडोलेसेंस का पीरियड है, वहां तक ही इसके अंदर डिटेल मौजूद है इस थियोरी में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंसान के सभी अमल की दर्जाबंदी 3 बुनियाद पर की जाती है। कितनी बुनियाद पर की जाती है? 3 बुनियाद पर की जाती है। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है वकूफी, सेकेंड है तासुराती, थर्ड है नफ्सी व हरकी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इसको आप 3H के जरिए भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव मतलब जहनी, ठीक है, हेड, अफेक्टिव मतलब जज्बाती यानी कि हार्ट, नफ्सी और हर की मतलब साइकोमोटर। तो हम ज्यादातर काम किससे करते हैं? हाथ से करते हैं, तो हैंड, 3H। ठीक है, तो इंसान जो भी अमल करता है तो उसकी बुनियाद 3 दर्जों पर होती है। तो वो कौन कौन से है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, वकूफी, तासुराती और नफ्सी या फिर हर की। जैसे कि देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एक रस्सी गिरी पड़ी है, अंधेरा है, तो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या समझा कि वो रस्सी नहीं बल्कि सांप है। तो आपने जो समझ लिया तो वो किससे मतलब समझा? आपने जहन में, ठीक है, जहनी अमल के जरिए आपने ये समझ लिया कि अरे ये तो सांप है। तो क्या होगा? सडनली आप डर जाएंगे, मतलब आपके खौफ के जज्बात का इजहार होगा, ठीक है, आप खौफ महसूस करेंगे। तो वो कौन सा अमल है? वो तासुराती है, अफेक्टिव है। फिर उसके बाद में आप वहां से फौरी भाग जाएंगे, तो यहाँ पर भागने के लिए आपके पैर इस्तेमाल होंगे। तो ये कौन सा अमल है? नफ्सी व हरकी यानी कि साइकोमोटर। ठीक है, तो अभी इसमें से जो वकूफी नशोनुमा है हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, जो पियाजे था उसने 4 स्टेजेस बताए, ठीक है, 4 मरहले या फिर 4 दौर बताए जिसमें बच्चों की जो है वकूफी नशोनुमा किस तरह से होती है उसने पेश किया। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटार स्टेज, हिस्सी और हरकी दौर। टेंशन मत लीजिए, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये नेम से आप फेमिलियर हो जाए। सेंसरी मोटार स्टेज यानी कि हिस्सी और हरकी दौर, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि इब्तदाई तसव्वुराती दौर या फिर इसे उमूमी दर्जा भी कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हकीकी या फिर मखरून इकदाम का दर्जा। नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, रस्मी इकदाम का दर्जा। ये 4 स्टेजेस जो है पियाजे ने बताए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा पियाजे ने कॉग्निटिव प्रोसेस भी बताया कि ये जो वकूफी नशोनुमा है ये किस तरह से होता है, यानी कि अमल किस तरह से होता है, कितने स्टेजेस में होता है, वो तो हमने अभी देखा। किस तरह से ये अमल होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है स्कीमा, सेकेंड है एसिमिलेशन, थर्ड है अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन। तो चले अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पियाजे है इसको बाबाए तुफले नफ्सियात भी कहा जाता है। जो पियाजे है कंस्ट्रक्टिविस्ट का पैरोकार था। बाबाए तुफले नफ्सियात किसे कहा जाता है? पियाजे को। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि बच्चे कोरे कागज नहीं हैं, बल्कि बच्चे के अंदर वो सलाहियत पहले से मौजूद होती है, हमें सिर्फ बच्चों को एक डायरेक्शन बताना होता है। जो बच्चे हैं चीजों को खुद से मैनिपुलेट करके, चीजों को तोड़ जोड़ कर, इस तरह से बच्चे खुद से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब एकदम ब्लैंक स्लेट है, हम जो भी मतलब चाहे उसमें भर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब बच्चा स्कूल आता है तो वो पहले से कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, ऐसा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं, ठीक है।
तो पियाजे भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट था और ये भी यही मानता था कि बच्चे कोरे कागज नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर भी जो है तसव्वुरात पहले से नशोनुमा पा चुके हैं, हमें सिर्फ उन्हें एक डायरेक्शन देना है। और इसका मानना था कि जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है या फिर लिटिल साइंटिस्ट है, इस तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना था। जो प्याजे है इसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। प्याजे के मुताबिक ये जो भी मदारिज यानी कि जो भी स्टेजेस उसने बयान किए हैं, जो कि सेंसरी मोटार स्टेज जो भी हमने देखे हैं 4 स्टेजेस, वो आफाकी है यानी कि यूनिवर्सल है, यानी कि तमाम बच्चों में बालिहाज से तहजीब एक सा होते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या फिर अमेरिका का हो या फिर स्विट्जरलैंड का हो, तमाम बच्चों में ये जो स्टेजेस प्याजे ने बयान किए हैं तमाम बच्चों में एक सा होते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। अब स्टार्ट हो रहा है स्कीमा, यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है थियोरी का। स्कीमा मतलब क्या? बच्चे जो भी मालूमात हासिल करते हैं वो क्या करते हैं, दिमाग में पैकेट या फिर छोटे कमरे की शक्ल में वो जो भी मालूमात है वो जमा हो जाती है, उसी को प्याजे ने कहा स्कीमा। क्या कहा प्याजे ने? स्कीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी के ऊपर सारी मतलब थियोरी बेस है। ठीक है, आगे ये टर्म बहुत बार आएगा। तो स्कीमा मतलब क्या? जो भी मालूमात बच्चा अपने हवास खमसा के जरिए या फिर अपने अतराफ के माहौल के जरिए जो भी वो मालूमात हासिल करता है उसको अपने दिमाग में या फिर अपने जहन में जमा जो कर लेता है, जो जखीरा हो जाती है मालूमात, उसे कहेंगे स्कीमा। अब वो जो मालूमात है, मालूमात स्कीमा को इस्तेमाल करके ही बच्चा अपना जो माहौल है उसमें मुताबिकत पैदा करता है। ठीक है, जैसे कि छोटा मतलब बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए स्कीमा क्या होगा? किसी भी चीज को पकड़ना, ठीक है, या फिर उसकी माँ को देखना। तो इस तरह से मतलब वो उसके लिए नई मालूमात है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो दरख्त वगैरह या फिर कुछ जानवर वगैरह, तो ये भी उसके लिए क्या हो गई? स्कीमा हो गई। ठीक है, मालूमात। मालूमात क्या है? दरअसल स्कीमा है। और वो मालूमात के जरिए ही वो क्या करता है? माहौल में मुताबिकत पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या है? एसिमिलेशन। इसको उर्दू में कहेंगे इंजमाम। ठीक है, इंजमामुल हक नहीं है, ये इंजमाम है। ठीक है, वो अमल जिसमें नई मालूमात को पहले से मौजूद मालूमात में यानी कि स्कीमा में शामिल किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ये एसिमिलेशन क्या है? दरअसल ये एक वकूफी अमल है, जहनी अमल है। वो किस तरह से? यानी कि जो स्कीमा है, पहले से एक स्कीमा हमने हासिल कर ली कि एक बिल्ली है, उसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं उसे बिल्ली कहते हैं। एक स्कीमा हमने हासिल कर ली। फिर उसके बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट डे वो बिल्ली ने म्याऊं करके आवाज निकाली। तो हमने यहाँ पर क्या किया? जो पुरानी स्कीमा है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, उसमें एक नई स्कीमा, ठीक है, नई मालूमात को ऐड कर लिया कि बिल्ली इस तरह से आवाज निकालती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो नई मालूमात है वो पहले से मौजूद जो भी पुरानी मालूमात है उसमें शामिल हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। यहाँ पर नाम में ही है, देखिए इंजमाम यानी कि जम होना। यहाँ पर जो नई मालूमात है वो पहले से मौजूद जो पुरानी मालूमात है यानी कि पुरानी स्कीमा जो है उसमें शामिल हो रही है, तो उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। जो हमने एसिमिलेशन देखा, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो अकोमोडेशन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब पहले से मौजूद स्कीमा की मालूमात नई मालूमात में कोई मदद नहीं देती, ऐसी हालत को कहेंगे अकोमोडेशन। जैसे कि एक बच्चे ने क्या किया था, जो 4 पैर होते हैं उसको उसने क्या मालूमात हासिल कर ली कि ये बिल्ली है। फिर उसने जब एक कुत्ता देखा तो उसके भी 4 पैर हैं, तो उसने क्या समझ लिया कि वो भी क्या है? बिल्ली है। लेकिन जब उसकी आवाज उसने सुनी तो कुत्ते की आवाज चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो पहले से मौजूद मालूमात है उस मालूमात ने जो नई मालूमात आई है, न्यू स्कीमा जो आया है, उसमें कोई मदद नहीं की। ठीक है, जो प्रीवियस नॉलेज था एक बच्चे का, जो स्कीमा उसने बनाया था, वो स्कीमा की बेस पर उसका जो न्यू नॉलेज उसने गेन करना चाहा वो नहीं कर सका। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वैसी हालत को अकोमोडेशन। अब यहाँ पर क्या होगा? जो चाइल्ड है मतलब जो बच्चा है उसको अपनी स्कीमा बदलनी होगी। ठीक है, एक नई स्कीमा बनानी होगी कि ये कुत्ता है तो इसकी खुसूसियात डिफरेंट होती है, अगर ये बिल्ली है तो इसकी खुसूसियात डिफरेंट होती है, 4 पैर वाला हर जानवर बिल्ली नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो पुरानी मालूमात है, जो पुरानी स्कीमा है, वो नई मालूमात के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैसी हालत को हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है अपना जो स्कीमा है उसको तब्दील करता है। ठीक है, जो उसकी मालूमात है उसको क्या करता है? वो चेंज करता है या फिर एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, जो माहौल है उसके रिलेटेड अपनी मालूमात को एडजस्ट करता है, तो वैसे सिचुएशन को कहेंगे हम अकोमोडेशन। क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अडेप्टेशन। जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है और जो अकोमोडेशन का प्रोसेस है, इन दोनों अमल को मिलाकर कहा जाता है अडेप्टेशन। ये भी किसके जरिए होता है? स्कीमा के जरिए ही होता है।
स्कीमा जो पहले बच्चे ने बनाई थी, अगर उस स्कीमा ने नई मालूमात के लिए हेल्प करती तो वो एसिमिलेशन हो गया। तो यहाँ पर जो माहौल है, माहौल से और नई चीजें सीखने को मिली। ठीक उसी तरह से अकोमोडेशन का प्रोसेस है। अगर पुरानी जो स्कीमा है उसने हेल्प नहीं की तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, एक नई स्कीमा बनाई, या फिर जो स्कीमा है उसको एडजस्ट किया या फिर चेंज किया। फिर उसने क्या किया, माहौल में वो और सीखता चला गया। तो ये दो जो प्रोसेस है उसको मिलाकर कहेंगे अडेप्टेशन। जो माहौल है, माहौल में मुताबिकत के लिए दो प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर कौन से दो प्रोसेस आते हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अपने जहन में जो भी स्कीमा है यानी कि जो भी मालूमात है उसको मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब देना या फिर बनाए रखना, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मुनज़्ज़म अंदाज में रखना। जो भी स्कीमा बच्चे ने बनाई है, एक के बाद एक नई नई मालूमात बच्चे को हासिल होती जाती है। यानी कि अगर प्लांट्स के रिलेटेड कुछ है तो वो कौन से ज़मरे में जाएगा, प्लांट्स के। एनिमल्स के रिलेटेड कुछ है तो वो एनिमल्स के। इस तरह से मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में जो स्कीमा है वो हमारे जहन में महफूज रहती है। तो वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, यानी कि वो जो जहनी अमल है उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम जो हम पढ़ रहे हैं ये दरअसल जहनी अमल है या फिर वकूफी अमल है जो एक बच्चे के जहन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब क्या, जो अडेप्टेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों का मजमुआ है इक्विलिब्रेशन। नाम से ही आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि तवाजुन की हालत। जब बच्चा अपने मौजूद जो भी स्कीमा है उसको इस्तेमाल कर कर जो माहौल है, माहौल में मौजूद जो भी नई मालूमात है उसको उसने हासिल कर लिया और उसके अंदर मतलब क्लैरिफाई हो गया। ठीक है। कंफ्यूजन से जब वो क्लैरिटी की तरफ आ गया तो वैसे स्टेज को कहेंगे इक्विलिब्रेशन। मतलब यहाँ पर बच्चे में तवाजुन आ गया कि ये प्रोसेस ये है, इस चीज को ये कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब कुछ डाउट बाकी नहीं रहा, तो वैसी हालत को हम कहेंगे इक्विलिब्रेशन। ठीक है। लेकिन जब तवाजुन बरकरार हो गया तो उसके बाद में एक नई सिचुएशन फिर से आ गई। तो न्यू सिचुएशन आने के बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे के माइंड में और सवालात पैदा हो जाएंगे। जो क्लैरिटी आई थी वो खत्म होकर और कंफ्यूजन आ जाएगा। तो वैसी हालत को कहेंगे डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है। डिसइक्विलिब्रेशन। जब जो स्कीमा है, स्कीमा के जरिए नई मालूमात हासिल करने के बाद भी बच्चे में क्या है, ख्यालात की क्लैरिटी नहीं है, तो वैसी सिचुएशन को कहेंगे डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है एसिमिलेशन। ठीक है। पुरानी जो मालूमात है उसमें नई मालूमात जो है ऐड हो गई और यहाँ पे बच्चे ने कुछ सीख लिया तो वो एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद में जब एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है तो बच्चे में तवाजुन आ जाता है। ठीक है। इक्विलिब्रेशन आ जाता है। लेकिन उसके फौरी बाद क्या हो गया, एक नई सिचुएशन आ गई। ठीक है। एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बच्चा फिर से कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, अब वो डिसइक्विलिब्रेशन है। क्या है, अब वो डिसइक्विलिब्रेशन है। तो डिसइक्विलिब्रेशन मतलब क्या, अब यहाँ पर जो पुरानी मालूमात है, पुरानी जो स्कीमा है, पुरानी स्कीमा नई मालूमात हासिल करने के लिए मदद नहीं कर रही है। तो वो प्रोसेस क्या हो गया, अकोमोडेशन। ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है। एसिमिलेशन मतलब क्या, जो पुरानी स्कीमा है वो न्यू जो स्कीमा है उसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अकोमोडेशन मतलब क्या, जो पुरानी स्कीमा है वो नई स्कीमा के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये था जहनी अमल। अब हम बढ़ेंगे इसके स्टेजेस की तरफ। ठीक है। कौन से दौर है या फिर कौन से मरहले हैं या फिर कौन से दर्जे हैं वो हम देखेंगे। इन मरहलों को पढ़ने से पहले ये मरहले में जो भी वकूफ़ी नशोनुमा होती है तो पियाजे के मुताबिक वो वकूफ़ी नशोनुमा एक मैच्योरेशन आने के बाद में होती है। और ये किस तरह से होती है, मतलब बच्चे में सोचने समझने की सलाहियत किस तरह से पैदा होती है, तो एक्सपीरियंस के जरिए। ठीक है। तजुर्बात के जरिए या फिर एक्टिविटीज़ के जरिए या फिर मशागिल कह लें, तो उसके जरिए क्या होती है, यहाँ पर वकूफ़ी नशोनुमा होती है बच्चों की। और बच्चे क्या करते हैं, समाज में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। सोशल इंटरैक्शन होता है, समाजी तालमेल कह लें। तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो वकूफ है, जो इदराक है या फिर गौर फिक्र है, वो सलाहियत बढ़ेगी। तो इसी के जरिए बच्चों की जो है जहनी नशोनुमा या फिर वकूफी नशोनुमा होगी। ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको उर्दू में क्या कहेंगे, हिस्सियो हरकी मरहला या फिर हिस्सियो हरकी दौर। ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो मरहला या फिर स्टेज है ये पैदाइश से लेकर 2 साल के दरमियान का होता है। कितना होता है, पैदाइश से लेकर 2 साल के दरमियान का। कौन सा, सेंसरी मोटर स्टेज।
0 to 2 इस तरह से याद रख लें, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2। तो इस दौर में बच्चा अपना जो हवा से खमसा है, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चे के, उसके जरिए इब्तदाई तजुर्बात हासिल करता है। यहाँ पर बच्चा किस तरह से तजुर्बात हासिल कर रहा है, जो उसके हवा से खमसा है। हवा से खमसा के जरिए किस तरह से बच्चा सुन रहा है, बच्चा देख रहा है, कोई चीज को टच कर रहा है, कोई चीज को पकड़ रहा है, तो उसके जरिए बच्चे के अंदर नए नए तजुर्बात या फिर स्कीमास बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्कीमास बन रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो 1 से 4 माह के जो बच्चे होते हैं वो ऐसी चीजों को करना पसंद करते हैं कि जिससे उनको मतलब खुशी हासिल होती है, प्लेजर हासिल होता है। जैसे कि कोई मतलब उंगली वगैरह है तो उसको चूसना या फिर कुछ चीज को पकड़ना, तो उसकी वजह से उनको जो है मतलब खुशी हासिल होती है। तो वैसी चीजों को वो दोहराते हैं, क्योंकि इस दौर में बच्चों को बातें तो नहीं आती, तो वो सिर्फ अपने हवास खमसा के जरिए या फिर सुनकर, देखकर, छूकर, पकड़कर, इस तरह से वो अपने नए तजुर्बात हासिल करते हैं। और जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ये दौर में बच्चे इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करना शुरू करते हैं। इमेजिनेशन मतलब बड़ा वाला इमेजिनेशन मत सोचें आप। इमेजिन मतलब अगर बच्चे की माँ करीब आ रही है तो बच्चा ये सोचेगा कि माँ उसको मतलब कुछ खिलाने वाली है। इस तरह का इमेजिनेशन बच्चों में होता है। जो ये मरहला है, इस मरहले को कहेंगे बैबलिंग स्टेज। क्यों? क्योंकि इस दौर में बच्चे बा 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 या फिर दा 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 इस तरह की आवाजें निकालते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? बैबलिंग स्टेज। कौन से मरहले को? सेंसरी मोटर स्टेज को। और इस मरहले में रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे के सामने सिर्फ मारने के लिए ऐसा ट्राई करें तो वो अपनी आंख बंद कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कोई मतलब फोन वगैरह है तो उसका साउंड अगर लेकर जाके बच्चे के कान के पास रखे या फिर सिर्फ बताएं भी, तो वो क्या करेगा? अपनी पूरी तवज्जो फोन की तरफ कर लेगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इस दौर में। इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब क्या? शुरू में क्या होता है, अगर कोई बच्चा मतलब कोई चीज को लेने की जिद कर रहा है, सपोज आपका फोन ही अगर है, तो आप क्या करेंगे? उसको मतलब छुपा देंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा स्टार्टिंग में क्या समझेगा कि वो चीज वहां से गायब हो चुकी है, वो चीज का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन ये स्टेज के एंड तक बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जो चीज सामने से गायब हो चुकी है वो कहीं छुपाई गई है, ठीक है। पहले क्या था? स्टेज की शुरुआत में जो चीज सामने है सिर्फ वही है, जो मतलब छुपाई गई या फिर गैर मौजूद है वो चीज होती ही नहीं, इस तरह से वो सोचता है। लेकिन ये स्टेज के एंड में उसको इस बात का पता चल जाता है कि जो चीज यहाँ से गायब, मतलब उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि वो चीज कहीं ना कहीं छुपाई गई है, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीग्राफिक स्पीच। अब बच्चा यहाँ पर बैबलिंग स्टेज से कुछ जब बड़ा होता है तो वो छोटे छोटे मतलब अल्फाज बोलना क्या करता है? शुरू कर देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? टेलीग्राफिक स्पीच। तो वो कौन से पीरियड में होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी दौर की और एक खुसूसियत यह है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का। आप हॉल, अगर एक बड़ा हॉल है तो वहां पर एक कोने में अगर आप कुछ मोमबत्ती वगैरह रख दे और बच्चे को दूसरे कोने में अगर छोड़े तो वो मतलब तेज रफ्तार से भागते हुए उसकी तरफ जाएगा। या फिर बॉल वगैरह भी आप इस तरह से फेंक दे तो उसका मतलब जो गोल है उसकी तरफ वो एकदम फौरी तौर पर भागते हुए जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये कौन से स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके अलावा इस दौर में बच्चे नकल करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों को सामने अल्लाह हाफिज या फिर बाय या फिर टाटा वगैरह इस तरह से हाथ मतलब बताते हुए इशारे के जरिए करेंगे तो वो भी सेम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इमिटेशन भी बच्चे इस दौर में करते हैं। कौन से दौर में? सेंसरी मोटर स्टेज में। क्लियर? सेंसरी मोटर स्टेज समझ में आप लोगों को? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौर में बच्चे हवा से खमसा के जरिए तजुर्बात हासिल करते हैं। हवा से खमसा में क्या क्या आता है आपको तो पता है। तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है? बैबलिंग स्टेज याद रखें। रिफ्लेक्स एक्शन कौन से स्टेज में होते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? सेंसरी मोटर के इख्तिताम पर, ठीक है। टेलीग्राफिक स्पीच कब होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब करता है बच्चा? सेंसरी मोटर स्टेज में। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के दरमियान का वक्फा होता है, ठीक है। 2 to 7 ईयर्स। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? 0 to 2। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें मजीद 2 मरहले हैं, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ये 2 to 4 ईयर्स का होता है, 2 से 4 साल के दरमियान। सेकेंड है इंट्यूटिव स्टेज जो कि 4 से 7 साल के दरमियान होता है, ठीक है। इसके मजीद 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है कब से कब तक है? 2 से 7 साल के दरमियान का वक्त है, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है। इस मरहले में जो बच्चा है उसके सोचने की इस्तेदाद में तब्दीली आ जाती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या होता है? बच्चे की जो सोचने की सलाहियत है,
जो भी इस्तेदाद है उसमें तब्दीली आती है। जो 0 to 2 जो सेंसरी मोटर स्टेज था उसमें बच्चे सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने जो हवासे खमसा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और सिर्फ उसी के जरिए जो भी नए तजुर्बात है वो हासिल कर रहे थे। मतलब उतना ज्यादा सोचने या फिर समझने की सलाहियत बच्चों में नहीं थी। कब? सेंसरी मोटर स्टेज में। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे 2 साल से भी मतलब आगे का वक्फा है, ये 2 साल से भी बड़े हो गए हैं, तो अब यहाँ पर जो सोचने की इस्तेदाद है उसमें तब्दीली आ गई है। इस तरह की तब्दीली, तो यहाँ पर बच्चे अपनी बातों में अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स की मदद लेना शुरू करते हैं। कब? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए यहाँ पर अलामत, सिंबल्स की मदद लेने लगते हैं, लफ्जों का तलफ़ुज़ करना शुरू करते हैं। अंदरूनी तफहीम के इस दूसरे मरहले में बच्चे की शनाख्त करने की इस्तेदाद में तब्दीली आनी शुरू होती है। 2 साल का बच्चा उमूमन 200 से 300 अल्फाज को समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 से, अब मतलब ये स्टेज कब से है? 2 to 7 ईयर्स है। ठीक है, तो जो 2 साल का बच्चा है, अब यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे को अल्फाज आ गए, ठीक है, तलफ़ुज़ करना समझ में आ गया, अलामतें समझ में आ गई, तो यहाँ पर बच्चा शनाख्त करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसकी खुसूसियत क्या है? ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे करते हैं, तो ये गौर से सुने। फर्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब क्या? जो बच्चा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, वो कोई भी चीज की सिर्फ एक खुसूसियत पर ज्यादा तवज्जो देता है बनिस्बत दूसरी तमाम खुसूसियत के। मतलब कोई एक चीज है, जैसा कि एक पेन है, पेन का कैप अगर आपको उसको बताएं तो सिर्फ कैप पर ही फोकस करेगा, जो पेन का कलर है उसको नहीं देखेगा। इस तरह से जो भी चीज उसके सामने रखी गई है, कोई एक ऑब्जेक्ट पर उसकी जो है नजर होगी और उसी को वो समझेगा, लेकिन उसके जो करीब के जो दूसरे चीजें हैं उस पर उसकी नजर नहीं होगी, मतलब उसको वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। सेंट्रेशन, सिर्फ एक ही चीज पर उसका फोकस होगा। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? सेंट्रेशन। तो यहाँ पर सेंट्रेशन समझना इजी है, लेकिन सेंट्रेशन कौन से दौर की खुसूसियत है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की खुसूसियत है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या? बच्चा क्या करता है, जो अपनी बात है, जो उसकी खुद की बात है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत देता है बनिस्बत दूसरों के। ठीक है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं होता। जो वो कह रहा है, जो वो समझ रहा है वही सही है। ठीक है, उस पर ही उसका पूरा फोकस होता है और वही सही है ऐसा समझता है। ठीक है, इसे कहेंगे ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? मतलब बच्चे जो अपने खुद से बातें करते हैं, ठीक है, बड़बड़ाते जो हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो यहाँ पर जो पियाजे था, पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी। जो वाइगॉट्स्की है उसने ईगोसेंट्रिक स्पीच को बहुत ज्यादा अहमियत दी। जो पियाजे था उसका ये मानना था कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कुछ भी ताल्लुक नहीं है वकूफी नशोनुमा से, मतलब वो किसी भी तरह से वकूफी नशोनुमा में मददगार नहीं है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने उसे बहुत ज्यादा अहम बताया। वो हम उसकी थियोरी में डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ईगोसेंट्रिज्म कब होता है बच्चों में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वो खुद को ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत दूसरों के, तो उसे हम क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, इस दौर की और ये खुसूसियत है कि खेल बहुत ज्यादा खेलते हैं बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और यहाँ पर सिंबॉलिक प्ले, ठीक है, अलामतों से भी मतलब बच्चे समझने लगते हैं, तो यहाँ पर अलामतों का खेल भी बच्चों के लिए एक आम बात है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट, उसी तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अलामतों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों में। नेक्स्ट, एनिमिज्म। इस दौर में आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे ये समझते हैं कि हर चीज में जान है, मतलब अगर खिलौने वगैरह है, गुड़िया वगैरह है, उससे बच्चे खेलते हैं तो उनमें भी वो समझते हैं कि उसमें जान है। तो उसको पियाजे ने क्या कहा? एनिमिज्म। क्या कहा? एनिमिज्म। और एनिमिज्म कब पाया जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है कलेक्टिव मोनोलॉग या फिर कलेक्टिव मोनोलॉजी। ये कब पाई जाती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में ये खुसूसियत पाई जाती है। ये क्या है? मतलब आपने देखा होगा बच्चे अक्सर बेतुकी बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे से मतलब इसी तरह से बड़बड़ाते रहते हैं एक दूसरे से या फिर खुद से, तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव मोनोलॉग, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन बिना मतलब की बातें करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव मोनोलॉग। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिफिशियलिज्म। आर्टिफिशियलिज्म मतलब क्या? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि जो कुदरती मज़ाहिर भी है वो भी जो है इंसान के कंट्रोल में है। जैसा कि अब बारिश हो रही है तो ऊपर से कोई बैठकर बरसा रहा है, इस तरह से, ठीक है, तो उनको उतनी समझ नहीं होती ये दौर में, तो उसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियलिज्म। मतलब हर चीज जो है इंसान के कंट्रोल में ही, इंसान के जरिए ही हो रही है, ऐसा बच्चे समझते हैं इस दौर के। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट मतलब क्या? बच्चे को जो उसका जहनी अमल है, अगर कोई चीज, कोई एक अमल उसके सामने अगर हम करें, उसको फिर
कुछ उल्टा पुल्टा करके दोहराएं उसके सामने तो वो समझ नहीं पाएगा वो चीज को, मतलब उसको रिवर्स नहीं समझ पाएगा। दो मिट्टी के छोटे खिलौने अगर हम ले लें मिट्टी से बने और फिर उसको क्या करें, उसके सामने ही वो दो जो मिट्टी के खिलौने हैं उनको पानी में भिगाकर मिलाकर एक बड़ा खिलौना बना दें तो वो रोने लग जाएगा। वो क्या समझेगा कि जो मतलब अब उसको ये समझ नहीं आया कि हालांकि मिट्टी बराबर है, दोनों में भी जो यूज की गई क्ले है वो बराबर, लेकिन बच्चे को यहाँ पर उसके जो थॉट्स है वो रिवर्स नहीं होते, तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसकी जो शक्ल जो जसामत है वो बदली है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को वो समझ नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। नेक्स्ट है यूनिडायमेंशनलिटी। ठीक है, यूनिडायमेंशनलिटी मतलब क्या, बच्चा सिर्फ यहाँ पर एक ही डायमेंशन में सोचता है। किस तरह से, जैसे कि अगर हम उसको पूछें आपका नाम क्या है तो वो सीधा सीधा बता देगा कि हमारा नाम ये है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से कुछ मतलब ट्विस्ट करके पूछें कि आपके अम्मी के बेटे का नाम क्या है, इस तरह से मतलब थोड़ा डिफरेंट करके, तो वो नहीं बता पाएगा। या फिर अगर हम उसको घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो पूछ लें तो वो बता देगा, लेकिन स्कूल से घर आने का वापस रास्ता वो नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ये क्या है, अब एक बच्चा है तो कोई अमल उसके सामने हो रहा है, जैसे कि 2 + 2 है, तो अगर हम कोई बच्चे को पूछे प्री ऑपरेशनल स्टेज के तो वो बताएगा कि 4 होता है, लेकिन हम उसको ये पूछे कि ये किस तरह से होता है, इसकी वजह बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। उसको अमल तो समझ में आया लेकिन उसकी वजह वो नहीं बता सकता, यानी कि कॉज और इफेक्ट दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है वो उसको समझ नहीं आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो ये कौन से दौर की खुसूसियत है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की खुसूसियत है। इसके अलावा और क्या करते हैं बच्चे, मतलब जो भी खिलौने वगैरह है तो उनको नाम दे देते हैं या फिर खुद से कुछ भी अज्यूम करने लगते हैं, तो इस तरह के जो भी मतलब जिससे ये जाहिर हो कि बच्चे की जो समझ है अभी वो उसमें नशोनुमा नहीं हुई है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वैसी तमाम चीजें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है, जैसे कि सेंट्रेशन हो गया, ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक प्ले, एनिमिज्म, आर्टिफिशियलिज्म, ये तमाम प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो है खुसूसियत है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये 7 से 11 साल का होता है। कब से कब तक, 7 से 11 साल तक का मरहला होता है। और अब ये मरहले में जो है बच्चे के अंदर लॉजिक शुरू होता है, ठीक है, लॉजिकली सोचना शुरू करता है। इससे पहले जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं था, इलॉजिकल सोचता था बच्चा, जैसे कि कुछ खिलौने वगैरह है तो उसमें भी जान है, तो इसमें कोई लॉजिक हुआ क्या, तो नहीं। तो यहाँ पर जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तो यहाँ पर लॉजिक की शुरुआत होती है, लेकिन सिर्फ ठोस चीजों पर। ठीक है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जो बच्चे के सामने है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो देख सकता है, जिसको वो टच कर सकता है, तो वैसी चीजों के रिलेटेड उसको लॉजिक समझ आता है। जो चीजें उसके मतलब सामने नहीं है, सिर्फ जिसका वो ख्याल कर सकता है, तो वैसी चीजों के बारे में लॉजिक नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, जो ठोस चीजें हैं, उसके रिलेटेड ही लॉजिक आता है बच्चों को। कब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर। तो ये मरहले में बच्चे ज्यादा अमली और हकीकत पसंद हो जाते हैं। ठीक है, अब 7 से 11 साल के हो गए ना, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ज्यादातर अमली और हकीकत पसंद होते हैं। जो पुरानी पागल बातें थी जो वो करते थे वो अब वहां पर छोड़ गए प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब यहाँ पर वो ज्यादातर हकीकत पसंद हो जाते हैं। ठीक है, इस उम्र में बच्चे कम और ज्यादा का फर्क भी समझने लगते हैं। किसी चीज की पैमाइश है, वजन है, तो वो कर सकते हैं। इन्हें ख्वाब और हकीकत क्या है ये भी फर्क समझ में आता है, लेकिन हकीकी हालात से इन्हें क्या नताइज लेना है वो उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है। तो वैसी चीजें अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझ नहीं आती बच्चों को। इस उम्र में बच्चों में इस्तिदलाली सलाहियत की बहुत ज्यादा नशोनुमा होती है, हर चीज में वो गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, और मंतकी शुबहात होते हैं यहाँ पर, यानी कि लॉजिकली वो सोचने लगते हैं। इस दौर में सिर्फ कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर कॉन्क्रीट तस्वुरात, ठोस तस्वुरात के तय ही वो समझते हैं। अब हम देखेंगे कि इस दौर की खुसूसियात क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की खुसूसियात क्या है। यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन, फर्स्ट क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या, यहाँ पर चीजों को अलहदा अलहदा करके समझना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, शनाख्त करना शुरू कर देते हैं बच्चे, समझने लगते हैं, कंजर्वेशन। नेक्स्ट सेरिएशन। सेरिएशन मतलब क्या, अब यहाँ पर लॉजिकली सोचने लगते हैं बच्चे। जैसा कि क्ले वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर अगर हम वही क्ले बच्चे के सामने लाकर रख दें तो वो समझ जाएगा कि हाँ जो क्ले है या फिर जो मिट्टी थी वो सेम ही है, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई,
गई, बल्कि सिर्फ उसकी जसामत चेंज हो गई। लेकिन अगर हम वही प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखें तो वहां पर बच्चा नहीं समझेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम एक जूस है, जूस को बड़े एक ग्लास है, बड़े ग्लास में से निकालकर छोटे ग्लास या ऐसा ग्लास जो कि थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, उसमें डाल दें तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को जूस कम नजर आएगा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा समझ जाएगा कि जो जूस है उसकी क्वांटिटी तब्दील नहीं हुई है। लेकिन अगर वही हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को देंगे तो वो बच्चा क्या समझेगा कि वो जो जूस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर सीरिएशन में बच्चे को जो वजन, जो जसामत वगैरह है, तमाम चीजों में फर्क करना आ जाता है। कब? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो आपको मालूम होगा ना, दर्जेबंदी करना, कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। अगर आप बच्चे को मुख्तलिफ अक़साम के कलर्स लाकर दे दें और कह दें कि इसमें रेड कलर्स के जो भी चीजें हैं एक जगह लाकर रखें, या फिर ब्लू कलर के, तो इस तरह से अगर क्लासिफिकेशन करने के लिए कहेंगे तो वो कर लेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ अक़साम के पत्तों को जमा करने के लिए कहें तो वो करेगा, फ्लावर्स को अलहदा करने के लिए कहें तो वो करेगा। मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन बच्चे को आ जाएगा, दर्जाबंदी करना आ जाएगा। कब? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि एक चीज दूसरी चीज से किस तरह जुड़ी हुई है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को ये समझ नहीं थी कि कोई चीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, तो कोई चीज किस तरह से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर समझ में नहीं आया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को ये चीज समझ आ जाती है कि एक चीज दूसरे चीज से किस तरह से जुड़ी हुई है, दोनों के दरमियान में क्या रिश्ता है। नेक्स्ट है डिसेंटरिंग। हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या देखा था? सेंट्रेशन देखा था। वहां पर बच्चा सिर्फ एक ही खुसूसियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता था। लेकिन यहाँ पर डिसेंटरिंग में बच्चा एक नहीं बल्कि उसके अतराफ पाए जाने वाली मुख्तलिफ जो भी चीजें हैं, तमाम चीजों पर एक वक्त वो तवज्जो दे सकता है। ठीक है, एक ही वक्त में वो क्या कर रहा है, दो चीजें या फिर तीन चीजें, मुख्तलिफ चीजों पर उसकी वो तवज्जो दे सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसेंटरिंग। यानी कि अगर आप मुख्तलिफ अक़साम के कलर के पेन्स भी अगर लाकर रख दें तो वहां पर वो आइडेंटिफाई कर सकेगा और वो तमाम जो भी पेन्स है उनको समझ सकेगा। लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे थे वहां पर अगर आप सिर्फ रेड कलर के बारे में पूछे तो वो सिर्फ रेड कलर पर ही फोकस करेगा। लेकिन यहाँ पर रेड के अतराफ में जो भी कलर्स है, यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा उन तमाम जो भी कलर्स है उस पर फोकस करेगा। मतलब तवज्जो यहाँ पर एक से ज्यादा चीजों पे है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने थॉट को रिवर्स भी कर सकेगा। जैसा कि A to Z है, A to Z सुनाने के लिए अगर हम कहें तो वो सुना देगा। Z to A उल्टा भी अगर सुनाने के लिए कहेंगे तो वो सुना देगा। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा नहीं होगा, वो A to Z तो सुना सकेगा लेकिन Z to A उल्टा अगर हम उससे पूछे तो वो नहीं कर सकेगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है। यहाँ पर वो चीजों को उल्टा भी अगर करके पूछे तो कह देगा, या फिर सीधा भी पूछे तो यहाँ पर बच्चे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो मरहला है, ये जो दौर है 7 to 11 ईयर्स का है। ठीक है, मतलब अब वो टीनेज के करीब आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी लॉजिक है, जो भी गौर फिक्र की सलाहियत है, वो बहुत अच्छी तरह से नशोनुमा पा लेती है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आखिरी मरहला है पियाजे का और ये 11 से 16 साल के दरमियान का वक्फा है। कब से कब तक? 11 से 16 साल। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, एक जो बालिग इंसान है उसकी तरह सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनफान शबाब के आसपास का ज़माना होता है, तो यहाँ पर बच्चों को मैक्सिमम जो उनकी वकूफ़ी नशोनुमा है वो हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, बच्चे है ना मंतकी तौर पर सोचते थे। ठीक है, लॉजिक तो लगाते थे लेकिन ऐसी चीज़ों पर लगाते थे जो कि सामने मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर लॉजिक सामने मौजूद हो ना हो, जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं जिसको जहन में भी करना पड़ता है, तो वैसी चीज़ों को भी वो कर सकते हैं। कब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि जो लॉजिक है उसकी शुरुआत कब होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन वो महदूद होती है सिर्फ ठोस चीज़ों तक। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर ठोस और जो भी मुजर्रिद कॉन्सेप्ट्स है उसके रिलेटेड भी जो बच्चे हैं वो लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे किसी भी मौजू से मुताल्लिक रिवायती तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब जैसा एक बड़ा इंसान जिस तरह से सोचता है उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। इनके गौर फिक्र के तरीकों में मंतक और इस्तेदलाल खुद ब खुद शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज के साथ हो रहा है ना, यहाँ पर अब बच्चे की एज बढ़ रही है तो यहाँ पर खुद ब खुद उसके अंदर गौर फिक्र और मंतकी जो भी सोच वगैरह है वो यहाँ पर शामिल हो रही है। जो बातों की बारीकी है, सही है या फिर गलत है, उसकी तफहीम करने लगते हैं और इस जमाने में बच्चे जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस दौर की खुसूसियात क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव
डिडक्टिव रीजनिंग, जिस तरह से एक साइंसदान सोचता है, कोई एक मसला उसके सामने आ गया तो इसको किस तरह से हल करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो जो सोचने का अमल है, जो जहनी अमल होता है, तो उसे हम कहेंगे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हुए अपने जो मसाइल है उसका हल करता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, यानी कि जो मुजर्रिद कॉन्सेप्ट्स है, सॉरी मुजर्रिद तसव्वुरात जो है वो, यानी कि बच्चे के सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, जैसे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, या फिर तशद्दुद किसे कहेंगे, या फिर मोरालिटी क्या है, अखलाक किसे कहते हैं, या फिर इमोरालिटी क्या है। तो इस तरह की जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीज़ें भी बच्चा समझना शुरू कर देता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं स्टेज में। और करंट ऑब्जर्वेशन, जो मुशाहिदा बहुत ज़्यादा करता है बच्चा इस दौर में, ठीक है, और मुशाहिदा भी कैसा, लॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट मेटाकॉग्निशन, खुद का जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में और मजीद सोचना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मेटाकॉग्निशन। तो वो कौन से स्टेज में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है ये स्टेज में। बच्चे क्या करते हैं, एडोलेसेंस में भी खुद पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और ये समझते हैं कि सबकी तवज्जो उन पर ही है। खुद का मतलब टीनेज पर आते हैं ना बच्चे ये एज में, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद के फेस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, खुद की पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, कई घंटे मतलब आईने के सामने रहते हैं, तो इस तरह से खुद को ज्यादा फोकस करते हैं। तो एडोलेसेंस में इसको क्या कहेंगे, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो ये थी चंद खुसूसियत फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की।